हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया नाटक लेकर आया हूँ जिसका नाम है आधे अधूरे नाटक। इस नाटक की अगर बात करें तो इस नाटक के नाटककार कौन है तो वो है मोहन राकेश और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है तो वो है 1969। देखो, कोई भी नाटक हो चाहे कोई भी रचना हो, अगर आप उसको पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि उसका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है और उसके रचनाकार कौन है वो वह याद रखना है। तो आधे अधूरे नाटक का मतलब कि प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1969 है और इसके नाटककार कौन है तो वो है मोहन राकेश है। ठीक ना। इसमें हम लोग बारी बारी से मतलब महत्वपूर्ण उदाहरण को देखेंगे, फिर पंक्तियाँ देखेंगे, इनके कौन कौन से पात्र उसको देखेंगे। तो हम लोग बारी बारी से सब देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ मैंने यहाँ पे रखी है तो आप लोग पूरा क्लास देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास लगेगी ये। तो चलिए हम लोग नाटक को शुरू करते हैं। हम लोग कौन सा नाटक शुरू करने जा रहे हैं तो वह है आधे अधूरे, जिसका प्रकाशन है और इसके नाटककार कौन है तो वो है मोहन राकेश है। देखो, हम लोग कौन कौन से नाटक पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में कौन कौन सा नाटक लगे हैं एक बार नज़र डालते हैं। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, ये किसके हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामने ये जयशंकर प्रसाद के हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। सिंदूर की ओली लक्ष्मी नारायण लाल का है। आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अस्क का है और महाभोज मन्नू भंडारी का ये नाटक है। ठीक ना। तो इन नाटकों में से हमने कौन कौन से नाटक कर लिए हैं तो अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामने, ये 4 नाटक जो है मैंने करवा दिया है। आज हम लोग आधे अधूरे नाटक को कर रहे हैं जो मोहन राकेश का है। फिर बारी बारी से हम लोग सभी नाटक को करेंगे। ठीक ना। तो आधे अधूरे नाटक देखो, आधे अधूरे नाटक प्रकाशन वर्ष 1969। मोहन राकेश, इसके नाटककार कौन मोहन राकेश है। इनका जन्म 1925 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1972 में हुई थी। आधे अधूरे का पहला मंचन दिल्ली में दिशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ था। देखो, इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है कि आधे अधूरे का जो पहला मंचन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, दिशांतर के द्वारा हुआ था और किसके निर्देशन में? ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1969 में हुआ था। ठीक ना। पहला मंचन दिल्ली में दिशांतर के द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में और फरवरी 1969 में हुआ था। निम्नलिखित कलाकारों ने निम्न पात्रों की भूमिका निभाई। मतलब कि यह इम्पोर्टेंट क्यों है कि पूछा था कि बड़ी लड़की छोटी लड़की की भूमिका किसने निभाई, तो इसीलिए आप PYQ उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा है किसी एग्जाम में कि बड़ी लड़की और छोटी लड़की की भूमिका किसने निभाई थी, पूछा है किसी एग्जाम में। ठीक ना। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि पूछ देगा एग्जाम में काले सूट वाले आदमी की भूमिका किसने निभाई, चाहे स्त्री की भूमिका किसने निभाई, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो चलिए देखते हैं, काले सूट वाला आदमी की भूमिका किसने निभाई थी तो वह निभाई थी ओम शिवपुरी ने। स्त्री की भूमिका सुधा शिवपुरी। पुरुष एक की भूमिका ओम शिवपुरी। बड़ी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर। छोटी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास और लड़का की भूमिका दिनेश ठाकुर। पुरुष 2 की भूमिका ओम शिवपुरी। पुरुष 3 की भूमिका ओम शिवपुरी और पुरुष 4 की भूमिका ओम शिवपुरी। तो देखो, ओम शिवपुरी ने पाँच पुरुषों की भूमिका निभाई। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ये है, पूछ भी सकता है कि किसने 5 पुरुषों की भूमिका निभाई थी तो ओम शिवपुरी ने 5 पुरुषों की भूमिका निभाई थी। एक साल काले सूट वाला आदमी की और एक पुरुष 1 की, पुरुष 2 की, पुरुष 3 की और पुरुष 4 की। ठीक ना। काले सूट वाला आदमी 1, फिर पुरुष 1, फिर पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। तो ओम शिवपुरी ने पाँच पुरुषों की भूमिका निभाई थी। इम्पोर्टेंट ये भी है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखो, निर्देशन कर सकते हैं चाहे भूमिका कर सकते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। यह ओम शिवपुरी का खुद ही यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक निर्देशन की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। इम्पोर्टेंट लाइन यह है कि एक निर्देशन की दृष्टि से, वह मतलब खुद लिखते हैं कि मैं एक निर्देशन हूँ, अगर उसकी दृष्टि से देखें तो आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ के सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके पात्र, स्थितियाँ एवं मनः स्थितियाँ
यथार्थपरक तथा विश्वसनीय है। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान रंग प्रभाव की दृष्टि से भली भांति संयोजित है। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इसके लिए हिंदी के जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही मुझे इसकी भाषा में बड़ी कोशिश लगी थी। कहना ना होगा कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। मतलब वह लिखते हैं कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता क्या इसकी भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। किसमें? भाषा में। भाषा में मतलब कि एक सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव जो है उसको पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्ति करता है। लिखित शब्द की यही शक्ति और उच्चारित ध्वनि समूह का यही बल है जिसके कारण यह नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रख सकी। जहाँ तक अधिनिरूपण का सवाल है, आधे अधूरे मेरे लिए कई दृष्टियों से अर्थवान है। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती रही होगी, लेकिन ब्याह के बाद महेंद्रनाथ को बहुत निकट से जानने पर उसे उससे वितृष्णा होने लगी। मतलब जो सावित्री थी वो महेंद्रनाथ से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी, ठीक ना। क्योंकि जीवन से सावित्री की उपेक्षाएं बहुमुखी और अनंत है। अब महेंद्रनाथ की बेकारी की हालत में सावित्री बहुत कुट हो गई है और घर को चलाने की असह्य बोझ है, तो दूसरी ओर जिंदगी में कुछ भी हासिल न कर पाने की तीखी कचोट। अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत अतिरिक्त हुई सावित्री बची खुची जिंदगी को ही एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती क्योंकि संपूर्णता की तलाश ही शायद वाजिब नहीं। सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार महेंद्र दयनीय है। कभी जिस घर का वह गृहस्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर की समान है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबर का टुकड़ा है। वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है और जब तक उनका जिक्र करके वह अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है। अपने कुचले आत्मसम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र शनिचर घर छोड़कर चला जाता, लेकिन कुछ घंटों बाद वापस लौट आता, थका हारा पराजित, क्योंकि यह उसकी नियति है। एक दूसरे स्तर पर यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की त्रासदायक हवा से वे अपने और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। बड़ी लड़की मनोज रूपी हमदर्द द्वार को पाते ही बाहर निकल भागी है। लड़का पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरें काटता हुआ उस मौके का इंतजार में है जब वह भी यहाँ से निकल सकेगा। अपने पिता के लिए उसके मन में करुणा है, माँ के लिए आक्रोश है। वह बड़ी बहन के प्रेम में विश्वास नहीं करता, उस घर से निकलने का एक जरिया मानता है। छोटी लड़की माता पिता बहन भाई किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति से बेहद कड़वी होकर वह कैंची की तरह जुबान चलाती है और यौन संबंधों में वह दिलचस्पी लेने लगती है जो उसकी आयु से कहीं आगे है। उसकी बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जाती है क्योंकि पिता की बेकारी, माँ के पुरुष मित्रों और बड़ी बहन के घर से भाग जाने के कारण उसे बाहरी लोगों की कुत्सित बातें सुननी पड़ती है। दफ्तर और घर में दिन भर खटती सावित्री सिर्फ बन्नी से ही थोड़ी सी सहानुभूति पाती है। हालांकि बन्नी भी उससे इसी सवाल की तलबगार है कि इस घर में ऐसा क्या है जो यहाँ से निकल जाने के बाद भी उसके और मनोज के बीच काली छाया के समान आ जाता है।
अशोक सावित्री के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध बनाने का विरोधी है, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में आने पर वह अपनी निगाह में जितना छोटा है उससे कहीं और छोटा हो जाता है। कुल मिलाकर यह पारिवारिक अंतर संबंध दिलचस्प ढंग से बहुस्तरीय है। एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं, उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा ये अलग अलग गुणों के चार पुरुष हैं। चुनाव की एक क्षण में सावित्री ने महेंद्रनाथ के साथ गांठ बांध ली और आगे चलकर अपने को भरा पूरा महसूस नहीं किया। लेकिन अगर वह महेंद्रनाथ की बजाय जगमोहन से रिश्ता जोड़ती, तब भी अनुभूति वही रहती, क्योंकि तब जगमोहन में जुनेजा के गुण नहीं मिलते और इस तरह यह दुष्चक्र चलता ही रहता। एक स्तर पर यह नाटक मेरे लिए व्यक्तित्व को विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभवों की समानता का दीर्घदर्शन है। इसके लिए नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभाई जाने की दिलचस्प रंगयुक्त का सहारा लिया है। मतलब मैंने बताया था ना कि एक ही अभिनेता, मतलब ओम शिवपुरी ने पांच भूमिकाएं निभाई थी। महेंद्रनाथ की जगह जगमोहन को रख देने से या जगमोहन के स्थान पर जुनेजा को रख देने से स्थितियां में कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियों के एक ढांचे में व्यक्ति लगभग समान ढंग से बर्ताव करता है। इसी अनुभव पर बल देने के लिए कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक की शुरुआत के साथ एक स्पॉट कमरे में लगे मुखौटों का अलंकृत करता था। आधे अधूरे का कार्य स्थल मकान के बैठने का कमरा है, जिसमें सोफे, कुर्सियां, मेज, अलमारी, किताबें, फाइलें आदि हैं। यह कमरा एक समय साफ सुथरा रहा होगा, पर सालों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब सभी पर धूल की तरह जम गई है। क्रांकरी पर चटखन है, दीवारें मटमैली हो गई हैं, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की हवा तक में उस स्थायी तलखी की गंध है जो पांचों व्यक्तियों के मन में भरी हुई है। उब घुटन, आक्रोश, विद्रूप, दब घुटने वाली मन हसियत जो मरघट में होती है। इस तनाव भरे वातावरण के संप्रेषण के लिए मुझे पहले बॉक्स सेट ही उपयुक्त लगा और कई प्रारंभिक प्रदर्शनों में उसे ही अपनाया गया। साथ ही कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक के शुरू और अंत में ऐसे पार्श्व संगीत का व्यवहार किया गया जिसकी ध्वनि तरंगे शमशान भूमि की सत्रस्त वीरांगनी को संप्रेषित करती थी। नाटक के शुरू के कुछ प्रदर्शन बंद प्रेक्षागृहों में हुए। जब मुक्ताकाशी त्रिवेणी में प्रदर्शन की बात आई तो कुछ मित्रों ने शंका प्रकट की कि नाटक संभवतः खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें नाटक के तनाव और संगतता के शिखर जाने का खतरा है। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि गंभीर नाट्य दल को दर्शक पाने के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे। देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि नाटक संभवतः खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है। पूछ सकता है कि इतनी लाइन देके देखो, यहाँ से यहाँ तक दे के पूछ सकता है कि यह जो पंक्ति है वो किस नाटक की भूमिका की है। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि ये जो पंक्ति है ये किस नाटक की भूमिका की है। तो आप लोग अगर अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। तो ये आधे अधूरे नाटक की पंक्ति है, नाटक की भूमिका की पंक्ति है। अगर नाटक ज्ञान कलात्मक नाट्य अनुभूति देने में समर्थ है, अगर वह जिंदगी की महत्वपूर्ण उथल पुथल पर उंगली रखता है, तो हो सकता है कि बाहर सड़क पर कुछ आहट या किसी कार के हॉर्न की आवाज़ मंच पर किसी कलात्मक यात्रा में कोई रुकावट न डाल सके। मुझे संतोष है कि मेरा विश्वास सही साबित हुआ। बंद और खुले प्रेक्षागृह के अंतर से नाटक की प्रभावान्वित पर कोई असर नहीं पड़ा। दर्शक के साथ तादात्म्य उतना ही तीव्र और गहन रहा। इन्हीं दिनों यह अनुभव भी हुआ कि बॉक्स सेट कई व्यवहारिक मुश्किलों पैदा करता है। एक और जहाँ समय और व्यय साध्य है, वहीं दूसरी ओर रंगोपकरणों के अधिक आश्रय का भी दायोक्तक है। और यह बात किसी हद तक मेरी धारणाओं के साथ
नहीं जाती। इसलिए हिम्मत करके मैंने बॉक्स सेट का व्यवहार भी छोड़ दिया और इससे भी प्रस्तुति के प्रभाव में कोई अंतर नहीं महसूस किया। मैं प्रदर्शन में सादगी का कायल हूँ, इसलिए प्रकाश व्यवस्था में भी किसी तरह के लटके नहीं थे। नाटक के लिए उपयुक्त सादी आलोक पद्धति थी। प्रारंभ में कुछ एक स्पॉट घर की विभिन्न चीज़ों को आलोकित करते थे, फिर हाउस लाइट में घुल मिल जाते थे। इसी प्रकार दूसरे अंक के शुरू में 2 स्पॉट लड़की और बड़ी लड़की को आलोकित करते थे, फिर एक प्रकाश व्यवस्था में सम्मिश्रित हो जाते थे। वेशभूषा के पीछे भी यह दृष्टि थी। प्रमुख अभिनेता को 5 भूमिकाएं करनी थी। इसके लिए वह केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता था। इम्पोर्टेंट लाइन है, सबसे पहले काला सूट, काले सूट वाला आदमी, फिर कोट उतारकर केवल कमीज। महेंद्र, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब पूछेगा कि जब शिव ओम शिवपुरी जब महेंद्र नाथ की भूमिका करते थे तो वह किस में होते थे, तो वो यहाँ पे लिखा है फिर कोट उतारकर केवल कमीज में। वो कोट उतार देते थे और कमीज में हो जाते थे, तो वो महेंद्र नाथ की भूमिका निभाते थे। फिर बंद गले का कोट वे टोपी सिंघानिया, बंद गले का कोट पहन लेते थे और टोपी पहन लेते तो सिंघानिया बन जाते थे। आगे हाई नेक की कमीज जगमोहन। मैं आगे चल के बताऊंगा कि पुरुष 1 पुरुष 2 पुरुष 1 पुरुष 2 उनका क्या नाम था, ठीक है ना। आगे हाई नेक की कमीज तब जगमोहन बन जाते थे और फिर लंबा कोट तो जुनेजा बन जाते थे। बिन्नी किन्नी और अशोक की पोशाकों में कोई परिवर्तन नहीं था, केवल सावित्री दूसरे अंक के लिए साड़ी बदलती थी क्योंकि वह स्थिति की मांग थी। प्रस्तुति की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता थी मेकअप ना होना। नायिका केवल वही मेकअप किए हुए थी जो उस जैसी स्त्री वास्तविक जीवन में करती है। इसके अलावा किसी कलाकार ने पाउडर इत्यादि छुआ भी नहीं था। इस दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नाटककार और निर्देशक का पारस्परिक सहयोग। पहले पूर्वाभास से भी राकेश जी साथ थे और पहले प्रदर्शन तक वे बराबर इस कलात्मक यात्रा के सहयात्री रहे। फर्नीचर में तिपाई के चुनाव से लेकर नाटक की अधिनिरूपण तक हमने साथ साथ काम किया। अनेक बार मतभेद भी हुए, लंबे वाद विवाद भी, लेकिन अंतिम रूप में जो नाट्य परिणाम सामने आया उसे लेकर हम दोनों ही सहमत थे। अर्थात प्रस्तुति में ऐसा एक भी तत्व नहीं था जिससे या तो मैं असहमत होता या राकेश जी। ठीक, तो ये थी आधे अधूरे नाटक की भूमिका। देखो इम्पोर्टेंट भूमिका थी, जहाँ मैंने मतलब कि यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। हाईलाइट मतलब कि यहाँ पे जैसे ही है बोल्ड कर रखा है अक्षरों को, तो वह जो पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ठीक ना। तो हम लोगों ने तो इसकी भूमिका पढ़ ली, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पात्रों को भी पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब पात्र परिचय को देख लेते हैं। पात्र परिचय, देखो पात्र परिचय में कौन है, पहले आते काले सूट वाला आदमी। काले सूट वाला आदमी, इसकी भूमिका कौन निभाता था, तो वो ओम शिवपुरी निभाते। काले सूट वाला आदमी जो कि पुरुष 1 पुरुष 2 पुरुष 3 पुरुष तथा 4 पुरुष की भूमिकाओं में भी है। उम्र लगभग 49-50, चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग। देखो इंपॉर्टेंट है कि इनकी उम्र कितनी है, इनकी उम्र है 49 से 50 और चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग है। पुरुष 1 के रूप में विषांतर, पुरुष 1 के रूप में विषांतर, पतलून कमीज, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए। पुरुष 1, देखो इंपॉर्टेंट ये भी है कि पुरुष 1 की स्थिति क्या है कि पतलून कमीज है, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए ये है पुरुष 1। पुरुष 1 का नाम क्या है, देखो आगे लिखा भी है मैंने। पुरुष 1 है महेंद्र नाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन और पुरुष 4 जो है जुनेजा है। ठीक, तो पुरुष 1 महेंद्र नाथ है। तो यहाँ पे पुरुष 1 की बात चल रही है ना, कि पुरुष 1 कौन है, तो वह है महेंद्र नाथ। महेंद्र नाथ की अगर बात करें तो इसका जो वेशांतर है वो है पतलून कमीज, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए। अब यहाँ पे कौन है, पुरुष दो के रूप में कौन है, तो वह है सिंघानिया। यहाँ पे सिंघानिया लिखा है ना, पुरुष 2 सिंघानिया, तो पुरुष 2 में कौन है, सिंघानिया है।
पुरुष 2 के रूम में पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। जो सिंघानिया है वो पतलून और बंद गले का कोट पहना है और अपने आप में क्या है, वो असंतुष्ट है फिर भी आशंकित है। पुरुष 3 कौन है? तो पुरुष 3 है जगमोहन। पुरुष 3 जगमोहन है। पुरुष 3 के रूम में पतलून, टी शर्ट, हाथ में सिगरेट का डिब्बा, लगातार सिगरेट पीता, अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में। देखो पुरुष 3 में कौन है? जगमोहन है। यह पतलून टी शर्ट, यह पतलून पहना और टी शर्ट पहना है, हाथ में सिगरेट का डिब्बा लिया है और लगातार ये सिगरेट पी रहा है और अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में इसका है। अब पुरुष 4 में कौन है? जुनेजा है, पतलून के साथ, पुरानी काट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, काइयापन। मतलब कि इसमें ये क्या है, ये पतलून पहना है और उसके साथ एक पुरानी लंबा कोट इसका है और चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास है और इसमें काइयापन है। ठीक, तो देखो पुरुष 1 में मतलब कौन है? तो महेंद्रनाथ। पुरुष 2 का क्या नाम है? सिंघानिया। पुरुष 3 में जगमोहन है और पुरुष 4 में जुनेजा है। स्त्री की अगर बात करें तो स्त्री की भूमिका कौन निभाता है? तो स्त्री की भूमिका सावित्री निभाती है। मैंने आगे लिखा भी है कि देखो स्त्री की भूमिका सावित्री निभाती है, बड़ी लड़की की बिन्नी निभाती है, छोटी लड़की की भूमिका किन्नी निभाती है और लड़का जो है वो अशोक शोकी है और बिन्नी का पति एक मनोज है। ठीक ना? तो स्त्री की भूमिका कौन निभाता है? तो वह सावित्री निभाती है। स्त्री की अगर बात करते हो देखो उम्र 40 का छूती, मतलब उम्र जो है वो 40 को छूती हुई है, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष, ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए सुरुचिपूर्ण, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। बड़ी लड़की की अगर बात करें तो बड़ी लड़की की भूमिका कौन निभाता है? बिन्नी निभाती है। उम्र 20 से ऊपर नहीं, भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन, साड़ी माँ से साधारण और पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव है। छोटी लड़की की अगर बात करें तो छोटी लड़की की भूमिका कौन निभाता है? तो छोटी लड़की की भूमिका किन्नी निभाती है। उम्र 12 और 13 के बीच, भाव, स्वर, चाल, हर चीज में विद्रोह, फ्रॉक चुस्त पर एक मोजे में सुराख। मतलब कि कह सकते हैं कि एक चंचल लड़की है छोटी लड़की। और लड़का की अगर बात करें तो उम्र 21 के आसपास, पतलून के अंदर दबी भड़कीली बुशर्ट, धूल धूल कर घिसी हुई, चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट। ये लड़का की भूमिका कौन निभा रहा है? तो वो अशोक निभा रहा है। लड़का की भूमिका अशोक। देखो स्त्री की भूमिका किसने? सावित्री ने। बड़ी लड़की की भूमिका बिन्नी ने, छोटी लड़की की भूमिका किन्नी ने और लड़का इसकी भूमिका कौन? अशोक, जो शोकी है। और बिन्नी के पति कौन है? तो मनोज है। और एक अशोक की गर्लफ्रेंड कौन है? तो वो है वर्णा। एक अशोक की गर्लफ्रेंड वर्णा का भी जिक्र आता है यहाँ पे। ठीक है ना? अब नाटक जहाँ शुरू होता है उस मंच के यहाँ पे मतलब बारे में बताया गया है कि मध्य वित्तीय स्तर से हट ढहकर निम्न मध्य वित्तीय स्तर पर आया एक घर, सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला एक कमरा, जिसमें उस घर के व्यतीत स्तर से कई एक टूटते अवशेष, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कवर्ड और ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह अपने लिए जगह बनाए हैं। जो कुछ भी है वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार न होकर कमरे की सीमाओं के अनुसार एक और ही अनुपात से है। एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता तत्कालीन सुविधा की मांग के कारण लगभग टूट चुका है। फिर भी लगता है कि वह सुविधा कई तरह की असुविधाओं से समझौता करके की गई है, बल्कि कुछ असुविधाओं में सुविधा खोजने की कोशिश की गई है। सामान में कहीं एक तिपाई, कहीं दो एक मोड़े, कहीं फटी पुरानी किताबें का एक शेल्फ और कहीं पढ़ने की एक मेज कुर्सी भी है। गद्दे, पर्दे, मेजपोश और पलंग पोश अगर हैं तो इस तरह घिसे फटे ये सिले हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि उनका न होना क्या होने से बेहतर नहीं था।
मतलब यहाँ पे मंच के बारे में पूरा बताया जा रहा है कि मंच पे मतलब कि क्या क्या है। 3 दरवाजे 3 तरफ से कमरे में झांकते हैं। एक दरवाजा कमरे को पिछले अहाते से जोड़ता है, एक अंदर के कमरे से और एक बाहर की दुनिया से। मतलब 3 दरवाजे जो 3 तरफ से कमरे को झांकता है। एक दरवाजा कमरे के पिछले हाथे से जोड़ता है, एक अंदर के कमरे से और एक बाहर की दुनिया से। बाहर का एक रास्ता हाथे से होकर भी है। रसोई घर में हाथे से होकर जाना होता है। पर्दा उठने पर सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया अधटूटा टी सेट अलंकृत होता है। फिर फटी किताबें और टूटी कुर्सियां आदि में से एक एक। कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे के उस भाग पर केंद्रित हो जाता है जहां बैठा काले सूट वाला आदमी सिगार की कश खींच रहा है। उसके सामने रहते प्रकाश उसी तक सीमित रहता है, पर बीच बीच में यह कोना और कभी वह कोना सात अलंकित हो उठता है। मतलब काले सूट वाला आदमी क्या है, यहाँ पे काले सूट वाला आदमी की भूमिका किसने निभाई है, तो ओम शिव पुरी ने निभाई है। अब देखो, काले सूट वाला आदमी कुछ अंतर्मुख भाव से की राख झाड़ता है। फिर एक बार फिर वही शुरुआत, जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे से उठ पड़ता है। मतलब जो काले सूट वाला आदमी है वो जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे से उठ पड़ता है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज़ का कुछ न कुछ होता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूँ, तो और किसी चीज़ के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूँ। ये काले सूट वाले आदमी की यहाँ पे मतलब कि वाक्य है। सिगार की कस खींचता पल भर सोचता सा खड़ा रहता है। कौन? काले सूट वाला आदमी। मैं वास्तव में कौन हूँ? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूँ वह यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चढ़ते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने की क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसलिए जहाँ इस समय में खड़ा हूँ वहाँ मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्तित्व होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें उसमें और उस दूसरे में और मुझ में, फिर डैश डैश डैश। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी है ही है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में हर एक व्यक्ति हूँ कि नाटक के बाहर हो या अंदर, निश्चित भूमिका नहीं है। और यही कारण है कि मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियाँ। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, मैं वही रहता। इस तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वह स्त्री
मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता है और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता है कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की या तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। मतलब कि पूरे ये बोल रहे हैं कि पूरे नाटक में यह थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, मतलब वो बता रहे काले सूट वाला आदमी कि इस पूरे नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, मेरी मतलब उसकी, या उस स्त्री की, जो स्त्री की मैंने बात की है अभी, परिस्थितियों की मतलब जो इस नाटक में परिस्थिति दिखाई गई है उस परिस्थिति की, या तीनों के बीच में उठते कुछ सवालों की, मतलब या किसी अन्य की भूमिका थी। फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, सिगार मुंह से में लिए पल भर ऊपर की तरफ देखता रहता है, फिर हा हा के स्वर के साथ सिगार मुंह से निकाल कर उसकी राख झाड़ता है। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक अनिश्चित रूप ले सकता हो, किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सकें इस संबंध में। इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी। अब हम लोग नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियों पे चलेंगे। आधे अधूरे नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। देखो, स्त्री, शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से, फिर डेड डेड डैश। देखो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। मैंने पूरा नाटक नहीं रखा है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ यहाँ पे रखी है। फिर पुरुष एक, यह कहता है कि मैं नहीं शुक्र मानता। जब जब किसी नए आदमी का आना जाना पुरुष शुरू होता है, यहाँ मैं हमेशा शुक्र मानता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। पुरुष एक कौन है, तो वह है महेंद्रनाथ। और स्त्री कौन है, स्त्री सावित्री है। तो स्त्री स्थिर दृष्टि से उसे देखती है। और क्या क्या बात रह गई है कहने को बाकी, वह भी कह डालो जल्दी से। मतलब स्त्री बोलती है कि और कोई बात रह गई है तो वह भी जल्दी से कह डालो। बड़ी लड़की, वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। तो यहाँ पे बड़ी लड़की की मतलब पंक्तियाँ की उठती हुई, मैं शायद समझा भी नहीं सकती, किसी दूसरे को तो क्या अपने को भी नहीं समझा सकती। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं कि मैं शायद समझा भी नहीं सकती, किसी दूसरे को क्या अपने खुद को भी नहीं समझा सकती। फिर बड़ी लड़की यहाँ पे कहती है कि दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। बड़ी लड़की की यहाँ पे पंक्तियाँ हैं कि पर कौन सी अड़चन उसकी हाथ में छलक गई, चाय की प्याले या उसके दफ्तर से लौटने में आधा घंटे की देर, या छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती मगर अड़चन बन जाती हैं। एक गोबर सा एक गुब्बारा सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ, जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। इम्पोर्टेंट पंक्ति ये वाली है कि एक गुब्बारा, यहाँ पे गुब्बारा है कि एक गुब्बारा सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ कि जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। पुरुष एक की पंक्तियाँ कि ऐसी क्या बात कही है मैंने, तारीफ ही की है उस आदमी की। स्त्री, खूब करो तारीफ, और भी जिसकी हो सके तुमसे। मनोज आज जो तुमसे कहता है यह सब, पहले जब खुद यहाँ आता रहा, रात दिन यहाँ रहता रहा, तब क्या उसे नहीं पता चला कि यहाँ पे डेड डेड डेस है। फिर बड़ी लड़की की यहाँ पे पंक्तियाँ कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती।
बड़ी लड़की, क्या छिपी है वह मनहूस चीज जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ। पुरुष एक की पंक्तियाँ की, हाँ, पूछकर ही जानना है आज। कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भार ढोते, उनमें से कितना साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देख रेख करते, और उस सब के बाद मैं आज पहुंचा कहाँ हूँ। यहाँ की जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वह वही मुझे बदतमीजी से पेश आता है। पुरुष एक की पंक्तियाँ की, हर एक के पास एक न एक वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने इसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूँ। हर वक्त के दुत्कार, हर वक्त हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतने सालों की। फिर पुरुष एक की पंक्तियाँ की, मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इम्पोर्टेंट ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली पंक्ति है कि मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं हूँ, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। पुरुष एक की पंक्तियाँ की, अधिकार, रुतबा, इज्जत, यह सब बाहर के लोगों से मिल सकता है, इस घर को, मतलब कि पुरुष एक जो है वो बता रहा है कि अधिकार हो, रुतबा हो, इज्जत हो, यह सब जो है बस बाहर के लोगों को ही मिल सकता है, मुझको नहीं मिल सकता, पुरुष एक बोल रहा है। फिर पुरुष एक की यहाँ पे पंक्ति है कि सचमुच महसूस करता हूँ, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खो लिया है। इनकी महत्वपूर्ण यहाँ पे पंक्ति है कि मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर अपने घर को खो लिया है, अपने घर को खा लिया है, सॉरी खा लिया है। पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है, और बच्चा भी क्या है जिसे खाने के लिए और रहता रहूं यहाँ। फिर यहाँ पे लड़के की पंक्ति है कि अच्छा, यह बतलाइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या हैं। राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उसकी मरहम। लड़का की यहाँ पे पंक्ति है कि पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से जरा सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछेगा, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि आप क्या सोचते हैं कि आजकल के युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है। ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज लाता है युवा लोगों में अराजकता। इम्पोर्टेंट लाइन ये है। फिर यहाँ पे स्त्री की पंक्तियाँ की, कैसी बात कर रही हूँ, यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे, एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीसकर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है, मगर किसके मन में जरा सी भी ख्याल नहीं है इस चीज़ के लिए कि कैसे मैं। यहाँ पे डेड डेस है। पुरुष दो, ना, बिल्कुल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सो अभी देशों के लिए मिलने आते रहते हैं। जापान से तो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। पुरुष दो की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ की, तब की जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि तब की जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा के मंत्री था। पुरुष दो की पंक्तियाँ की, अच्छा अच्छा, देश का जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। पिछले वर्ष काफ़ी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घूमा, पर जो बात मुझे इटली में मिली वह और किसी देश में नहीं। इटली की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है, बहुत ही स्वादिष्ट है, कहाँ से लाती हो, 7-5 यही हो गए। फिर यहाँ पे पुरुषों की पंक्तियाँ कि मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना और पहनना, इन दोनों दृष्टियों से वह अमेरिकन भी यही बात कह रहा था कि जितनी विविधताएं इस देश के खान पान और पहनावे में है। फिर डेड और वही क्या, अभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। क्या रूसी, क्या जर्मन, मैं कहता हूँ संसार में शीत युद्ध को
कम करने में हमारी कुछ फिर डेट यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे ब्लू लाइन में है और मैंने मतलब कि बोल्ड कर रखा है अक्षरों को, वे इम्पोर्टेंट पंक्ति हैं। पुरुष दो वह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ तो रखी है, लेकिन जो बोर्ड है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्व दो की पंक्तियाँ कि मूल्यों का प्रश्न है, मैं प्रायः कहा करता हूँ, बैठो तुम लोग। स्त्री, मैं सड़क तक चल रही हूँ साथ। पुरुष दो, इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है? वह जो आए हुए हैं आजकल, क्या नाम है उनका? स्त्री, मत कह, नहीं कह सकता तो, पर मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए, ऐसी चीज़ें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुन लिया, बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। स्त्री की यहाँ पंक्तियाँ की, तुझ नहीं तैना है तुझे, बैठदा तुलसी पल और तछवीले तात, तितनी तछवीले तातिए अब तक लाज मुन्ने ने। और कुछ नहीं कहना था मुझे तो पहले ही क्यों नहीं अपनी जवान डैड डैड डैश। फिर यहाँ पे स्त्री की पंक्तियाँ की, क्यों कर रही है बात तुझसे, कोई ज़रूरत नहीं किसी से भी बात करने की। आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई न कोई फैसला। फिर यहाँ पे बड़ी लड़की एक हाथ से दूसरे हाथ के नाखूनों को मसलने लगती है। मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हीं में मैं इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका। मेरी तरफ से यह अंत है, उसका निश्चित अंत। छोटी लड़की की यहाँ पंक्ति, वह जो है इसकी फिर डेड कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ दे आता है उसे, कभी मेस प्राइज का फाउंट पेन। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता। स्त्री की पंक्ति, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसे कोई काम थे शाम को जो उसने मेरी खातिर कैंसिल किए हैं। बेकार आदमी नहीं है वह कि जब चाह बुला लिया, जब चाह कह दिया आओ आओ। यहाँ पे स्त्री की पंक्तियाँ की, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। फिर यहाँ पे स्त्री की पंक्तियाँ की, मुझे याद है कि तुम कहा करते थे सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। छोटी लड़की कहती है कि जब नहीं हो नहीं ही होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी नहीं दिखता कहीं। पुरस्कार की पंक्ति है कि महेंद्र नाथ के बारे में, हाँ, और जानकर ही कहता हूँ कि तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा है उसे कि वह अब अपने दो पैरों पर चल सकने लायक भी नहीं रहा। बड़ी लड़की बड़ी लड़की यहाँ पे इसका संवाद है कि इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ जहाँ डेड आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। हैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े उतार कर देना, फिर डेड उन्हें मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें कमरे में पीटना, फिर डेड खींचते हुए गुसलखाने में कमोड पर ले जाकर, फिर डेड मैं बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सबको देखता देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही ये लोग, फिर डेड। फिर यहाँ पे स्त्री की पंक्ति की, यूँ तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। स्त्री की पंक्तियाँ, इसीलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज़ के लिए उसे किसी न किसी का सहारा ढूंढता पाया है, ख़ास तौर से आपका। क्या कहना चाहिए या नहीं, जुनेजा से पूछ लूँ वहाँ जाना चाहिए या नहीं,
जुनेजा से राय कर लूँ। कोई छोटी से छोटी चीज़ें खरीदनी है तो भी जुनेजा को पसंद से कोई बड़े से बड़े खतरा उठाता है तो भी जुनेजा की सलाह से। यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया उसने, जुने जुनेजा के हामी भरने से। फिर स्त्री की पंक्तियाँ की, और उस भरोसे का नतीजा कि अपने आप पर उसे कभी किसी चीज़ के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज़ की कसौटी जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वह वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वह खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं। स्त्री स्त्री के यहाँ पे पंक्ति है कि मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर की किसी उसको फिडेडेडेस, एक अधूरापन कह दीजिए उसे, फिडेडेडेस, उसको भार सकने की। इस तरह से अपने लिए अपने में फिडेडेडेस पूरा होना होता है। किन दूसरों के पूरा करते रहने में ही ज़िंदगी नहीं काटनी। पर आपके महेंद्र के लिए ज़िंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की एक ही चीज़ है, वह जो कुछ भी दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। स्त्री की पंक्तियाँ कि एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। फिर स्त्री की पंक्तियाँ की वह नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक फिर डेड पूरा आदमी है। पुरुषार की पंक्ति की बिना हाड़ मास का पुतला या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ इतना ही कमी है उसमें। स्त्री की पंक्ति है कि यह आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को। पुरुष चार की पंक्तियाँ पर हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई, कब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा तब तक तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव। पर जल्द ही तुमने पहचानना शुरू किया कि निहायत दोगला किस्म का आदमी है। हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जवान का मिठास, टिपटाप रहने की आदत और खर्च की दरिया दिली। पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर की, उसमें जो कुछ भी जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा ही नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी, वह सब लोगों पर एक साथ पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। ये पुरस्कार की पंक्ति है। फिर यहाँ पे पुरस्कार कहता है कि असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। इम्पोर्टेंट ये वाली है। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा कि कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना। पुरस्कार की पंक्ति की वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम
कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता गया कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया, जिसके नारे कभी तुम घर का दामन थामती रही, कभी बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया। जिस दिन तुम्हारे एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। पुरुष 4 की पंक्तियां यहाँ पे कि तुम्हारे घर है, तुम बेहतर जानती हो, कम से कम मानकर यही चलती हो, इसलिए बहुत कुछ चाहते हुए भी मुझे अब कुछ भी संभव नज़र नहीं आता, और इसलिए फिर एक बार पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या सचमुच किसी तरह तुम उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? पुरुष 4 की पंक्तियाँ कि वह नहीं आएगा, वह कमज़ोर है, मगर इतना कमज़ोर नहीं, तुमसे जुड़ा हुआ इतना जुड़ा हुआ नहीं है, इतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता ठीक से देख सके। तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास, मैं कोशिश करूँगा कि खोलकर देख सके। यह था आधे अधूरे नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। ठीक ना? आप लोग नाटक को खुद एक बार देख लेंगे। यहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण पंक्ति रखी है, आप लोग खुद से एक बार नाटक को जरूर देखेंगे। ठीक, अब हम लोग बच्चन सिंह ने मतलब कि क्या आलोचना की उसको देखते हैं कि इस नाटक पे बच्चन सिंह ने क्या कहा है। इस नाटक में एक ही व्यक्ति को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। काले सूट वाला आदमी, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4। मतलब कि इस नाटक में एक ही व्यक्ति को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। एक तो काले सूट वाला आदमी है, एक पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4। पर पांचों पुरुष की भूमिकाएं इतनी अलग अलग है कि वे एक ही व्यक्ति की अनिवार्य अंग नहीं है बन पाती। यह रंग युक्ति चमत्कारपूर्ण तो है, किंतु नाटक के व्यापार में बाधक है। इसका अत्यंत संगत प्रयोग सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी नाटक में किया है। राकेश के पिछले नाटकों में बिंबों और प्रतीकों का सशक्त प्रयोग हुआ है। लहरों के राजहंस के प्रतीक भी बिंबात्मक हैं, इसलिए वे अधिक काव्यात्मक और जीवंत बन पड़े हैं, किंतु आधे अधूरे के प्रतीक बिंबात्मकता से अस्पृश्य होकर अत्यंत नीरस उपरले स्तर के बौद्धिक और शोर शराबे में सिनेमाई हो जाते हैं। भाषा के प्रयोग में यह नाटक अवश्य पिछले नाटकों से हटकर है। बोलचाल की भाषा में अनुभव खंडों की अभिव्यक्ति सराहनीय है। घर घुसरा, रबर स्टैम्प, दरिद्रता इत्यादि के अर्थवत्ता वक्ता की झल्लाहट, क्षोभ आदि को मूर्त तो बनाते हैं, पर सब मिलाकर यह एक आरोपित और असफल रचना है। किसी हद तक साठोत्तरी व्यर्थता बोध से आक्रांत, कोई चाहे तो इसे व्यर्थता बोध का नाटक भी कह सकता है। मतलब कि कोई चाहे तो इसको व्यर्थता बोध का नाटक भी कह सकता है। ये किसने कहा है? तो ये बच्चन सिंह ने कहा। इंपॉर्टेंट लाइन ये है। इसके साथ समय काट रहा है और माँ बाप दोनों को बेहद नापसंद करता है। छोटी लड़की बिन्नी जिद्दी, विद्रोह और बदतमीजी है, उसे घर काटने दौड़ता है। सभी घर छोड़ने को तैयार हैं, पर घर किसी को नहीं छोड़ता। सावित्री की बुनियादी गलती है कि वह एक संपूर्ण व्यक्तित्व की तलाश करती है। पुरुष 4 ने उसके भ्रम को तोड़ते हुए कहा है, महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी होता, तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती तुमने एक गलत आदमी से शादी कर ली है। नहीं कहा जाता है कि स्त्री बेहतर से बेहतर, मतलब कि किसी मतलब स्त्री बेहतर से बेहतर या पुरुष बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है। तो यहाँ पे यही दिखाया है कि स्त्री जो है वो बेहतर से बेहतर की तलाश में यहाँ पे है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी होता, तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम्हें यही महसूस करती कि तुमने एक गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यह सब सोचती, यह सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितने कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ उड़कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हें एक जगह ना मिल पाता। चुनने या प्रामाणिक जिंदगी जीने का प्रश्न को नंद के माध्यम से हल करने का जो संकेत लहरों के राजहंस में दिया गया है, उसे यहाँ एकदम नकार दिया जाता है।
पुरुष 4 कहता है कि फिर भी तुम्हें लगता रहा कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन क्या सचमुच कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें? इससे निष्कर्ष निकलता है कि चुनना प्रामाणिक जिंदगी जीना, निजता की तलाश भारी भ्रम है। वह जिस वृत्त में है वह नो एग्जिट का वृत्त है। ठीक। तो ये बच्चन सिंह की आलोचना, मतलब कि आलोचना कह सकते हैं इसको हम। तो यह था नाटक आधे अधूरे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करिएगा। मैं ऐसे और नाटक आपको लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।